हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 18। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में देखेंगे आपका अध्याय नंबर 6, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना, जिसके अंतर्गत हम लोग रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस तक देख चुके हैं। और आज हम देखेंगे आपका लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं लॉर्ड वेलेजली के विषय में। लॉर्ड वेलेजली 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और 1798 ईस्वी में सर जॉन शोर के अहस्तक्षेपवादी युग के बाद लॉर्ड वेलेजली भारत के गवर्नर जनरल बने, जो अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आगे, इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। इनका क्या लक्ष्य था? और दोस्तों, अगर लॉर्ड वेलेजली का नाम आता है तो आपके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए कि सहायक संधि। इनकी प्रमुख विशेषता क्या थी? सहायक संधि। तो सहायक संधि के विषय में आगे हम देखेंगे। इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को, यहाँ पे अंग्रेजी कर लीजिएगा, इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया और भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। तो दोस्तों देखें तो लॉर्ड वेलेजली फ्रांसीसियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इन्हीं के समय में चतुर्थ मैसूर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान की पराजय हुई तथा मृत्यु भी हो गई थी 1799 ईस्वी में। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब सबसे महत्वपूर्ण इनके विषय में आता है सहायक संधि के विषय में। तो चलिए देखते हैं सहायक संधि के विषय में। सहायक संधि प्रणाली क्या है, सबसे पहले जानते हैं। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली द्वारा शुरू की गई और इस प्रणाली के तहत संधि करने वाले भारतीय राज्य के शासक को अपने भूभाग के भीतर ब्रिटिश सेना की एक अस्थायी पोस्टिंग को स्वीकार करने और उसके रखरखाव के लिए धन का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। क्लियर? क्या करना रहता था? ब्रिटिश सैनिक रखने के लिए मजबूर किया जाता था, यानी कि उसका सारा खर्च उस शासक को देना होता था और कंपनी के अनुसार इसका कारण देसी रियासतों और उनके भूभाग का संरक्षण था। और दोस्तों, कंपनी इसमें क्या कहती थी? कंपनी को अपनी बात मनवाने के लिए वो क्या कहती थी कि इस तरह से हम आपके भूभाग को संरक्षित रखेंगे। और यहाँ पे आगे हम देखें, किंतु वास्तव में क्या था? इस माध्यम से भारतीय शासक एक तरह से कंपनी के प्रभुत्व के अंतर्गत आ जाते थे, यानी कि जो कंपनी थी वो धीरे धीरे भारतीय शासकों को, चूंकि धीरे धीरे उनके संरक्षण में अपनी सेना को रख रही थी, तो कहीं ना कहीं सेना किसी भी उस समय में सेना के माध्यम से किसी भी जगह पे अपने प्रभुत्व को स्थापित करना आसान था। चूंकि अंग्रेज तो विदेशी थे, उन्हें किसी भी तरह से कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वो सेना की बदौलत ही धीरे धीरे भारत में अपने पैर को जमाते गए। क्लियर? लॉर्ड वेलेजली ने अनेक भारतीय शासकों के साथ सहायक संधि की, जैसे 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के साथ और 1801 में अवध के नवाब और 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सहायक संधि के विषय में तो हमने लिखा है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें और इसके कुछ लाभ, इसके कुछ हानियाँ, इसके विषय में नहीं लिखा। उसको आप ध्यान से बस सुन लीजिए। अगर आप एक बार सुन लेंगे तो वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। मुझे जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं बस वही मैंने इसमें नोट्स बनवाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सुन लीजिए सहायक संधि की शर्तें क्या थी। तो दोस्तों, इसमें प्रमुख शर्तें जो थी वो निम्नलिखित थी। इसमें पहला क्या था कि भारतीय देशी राजाओं को कंपनी की अधीनता स्वीकार करना और संधि करने वाले देशी राजाओं के यहाँ अंग्रेजी सेना रहती थी, जिसका व्यय राजा को उठाना होता था। दोस्तों, वही सारी चीज़ें हैं, बस आपको इसमें इसकी शर्तें बता दी गई हैं। तो जो चीज़ें हम लोगों ने अभी देखी है। तो दूसरा इसमें क्या था कि देशी राजाओं को अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होता था। क्लियर? और तीसरा क्या है कि देशी राजा कंपनी की अनुमति के लिए बिना किसी विदेशी की नियुक्ति नहीं कर सकते थे। यानी कि यहाँ पर देखिए कि अपने
जो देसी राजा थे वो कंपनी की अनुमति के बिना, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी की नियुक्ति नहीं कर सकते थे अपने राज्य में। और नंबर 4 पर था कि भारतीय शासक कंपनी की अनुमति के बगैर आपस में युद्ध भी नहीं कर सकते थे। एक तरह से देखिए धीरे धीरे पूरे सत्ता पर इनका कंट्रोल था, बस ये केवल दिखाने के लिए था कि ये सहायक संधि के माध्यम से बस वो अपने सैनिकों को ही आपके पास रख रहे हैं और उसका खर्चा आप देख रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे वो सब कुछ अपने अंडर में कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए नंबर 5 पर क्या था कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राजाओं के मध्य यदि युद्ध हो जाता तो कंपनी मध्यस्थता कर जो भी निर्णय देती उन्हें स्वीकार भी करना पड़ता था। यानी कि अगर किसी भी वजह से जो राजा है उनका किसी के साथ युद्ध होता था तो जो युद्ध ना होने की स्थिति में मध्यस्थता जो करवाती थी, यानी कि कंपनी जो भी निर्णय लेती थी वो सर्वमान्य होना चाहिए, क्लियर, और उसको स्वीकार भी करना पड़ता था। और यहाँ पर इसकी 6वीं शर्त क्या थी कि कंपनी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये शर्त केवल नाम की थी, हर जगह तो हस्तक्षेप हो रहा था। अब देखिए इसके लाभ क्या हैं दोस्तों, इसके लाभ क्या थे। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को अत्यधिक आर्थिक एवं क्षेत्रीय लाभ हुए। आर्थिक लाभ किस तरह से हुआ, कहने के लिए तो सेना उनके पास बहुत सारी है, लेकिन उस सेना का खर्च कौन उठा रहा था, उस सेना का खर्च तो राजा उठा रहे थे जो भी उनसे सहायक संधि किए हुए थे। और इसमें दूसरा क्या है, इससे कंपनी के सैनिक व्यय में कमी आई, क्लियर, तो एक तरह से आर्थिक लाभ बढ़ा ना। और इसमें तीसरा लाभ अगर हम देखें तो इस संधि से देसी राजाओं के झगड़ों में कमी आई कि जो देसी राजा थे जो आपस में युद्ध कर रहे थे, अब उन्हें ये समझ आ रहा था कि धीरे धीरे अगर हम आपस में युद्ध करेंगे तो इसका जो लाभ होगा वो किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। और इसमें चौथा था क्या लाभ था कि इस संधि से फ्रांसीसी प्रभाव को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। जो भी फ्रांसीसी प्रभाव थे, यानी कि इसके पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से फ्रांसीसियों का अंत हो जाता है जब अंग्रेज आते हैं। और उसके बाद देखिए नंबर 5 पर कंपनी का राज्य बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित हो गया तथा कंपनी अनावश्यक युद्धों से बच गई। यानी कि कंपनी का जो राज्य था, जहाँ पे कंपनी ने अपने बस्तियां रखी थी, जहाँ पे कंपनी अपना शासन यानी कि सहायक संधि के माध्यम से अपने सैनिकों को रख रही थी, अब एक तरह से आक्रमण वहाँ पे कम होने लगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपनी तो अपने हिसाब से ये दिखा रही थी कि हम अपनी सेनाएं राजा के संरक्षण में रख रहे हैं, और यहाँ पे जो आपसी विवाद हो रहे थे जो भी वहाँ के देसी राजा थे, तो कहीं ना कहीं सबको ये समझ में आ गया था कि धीरे धीरे कंपनी पावरफुल है, अगर हम लड़ाई करेंगे तो वो हमें हरा देगी और हराने के बाद फिर हमें उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो इसलिए धीरे धीरे युद्ध भी कम हो गए थे। अब दोस्तों इसके दोष क्या थे इसके विषय में सुन लीजिए। दोस्तों इसके दोष में अगर हम पहला देखें तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारतीय राजा शक्तिहीन एवं निर्बल हो गए थे एक तरह से, क्योंकि धीरे धीरे जो उनकी आर्थिक शक्ति थी वो कहीं ना कहीं इनके जो अंग्रेजी सैनिक थे उनके ऊपर भी इनको खर्च करना पड़ रहा था। तो दूसरा अगर हम देखें तो इस संधि के परिणाम स्वरूप देसी राजाओं के क्षेत्र में बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ गईं। और इसमें अगर हम बात करें तीसरा, तो इस संधि के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया, यानी कि बेरोजगारी भी बढ़ी और आर्थिक बोझ भी बढ़ा। और चौथा पॉइंट क्या था कि इस संधि से जो देसी राजा थे वो सुरक्षा के प्रति कोई जो जवाबदेही नहीं होने के कारण निष्क्रिय एवं विलासी हो गए। यानी कि अब सारी सुरक्षा यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से जब अंग्रेजी सैनिक इनके राज्य में हैं तो एक तरह से सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इनकी ही हो गई थी। तो यहाँ पे जो शासक थे वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो गए, यानी कि वो सक्रियता उनके अंदर नहीं रही, क्योंकि उन्हें अब ये भय नहीं था कि विदेशी जो आक्रमण हो रहे हैं, अब देसी आक्रमण वो अब हो नहीं रहे हैं। तो एक तरह से उनमें ये भय अब नहीं था, जिसकी वजह से वो निष्क्रिय हो गए और भोग विलासी हो गए, क्लियर। और इसमें दोस्तों इसका पांचवा दोष क्या हुआ कि इससे कंपनी का जो आर्थिक संकट था वो समाप्त हो गया। यानी कि कंपनी जो कहीं ना कहीं उसको आर्थिक समृद्धि चाहिए थी वो समृद्धि उसको मिल गई, क्योंकि सैनिकों का खर्च अब वो राजाओं पे आ गया था और राजा इसीलिए धीरे धीरे निर्बल हो रहे थे। और इससे क्या हुआ, जब
आर्थिक संकट से जो कंपनी है वो उबर गई, तो राज्य विस्तार के लिए उनके पास नए उपाय, नए विचार आने लगे। तो ये सारे इनके दोष और लाभ और शर्तें थी जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे इसके बारे में, वेलेज़ली के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या बचे हैं। तो दोस्तों इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, परंतु बाद में व्ययशील होने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें नहीं पूछता, बस आपसे यही इतना पूछा जाएगा। अगर आप, चूँकि हम आपसे बार बार एक ही बात कहते हैं कि दोस्तों हम जो भी पढ़ें हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ें ही, साथ ही हम अपने टेट, सुपर टेट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, कि मुझे कुछ भी इसमें से अगर आए तो मुझे ये ना लगे कि ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेज़ली का नाम आएगा। क्लियर? अब आगे देखें, लॉर्ड वेलेज़ली के विषय में बस एक पॉइंट और बचा है कि लॉर्ड वेलेज़ली को बंगाल का शेर के उपनाम से जाना जाता है। क्लियर? अब हम लॉर्ड वेलेज़ली के विषय में पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के विषय में। 1828 से 1835 तक इनका शासनकाल रहा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें क्या है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। तो इस तरह से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में कि बंगाल का गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो यहाँ पे एक ही पर्सन है। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसी के शासनकाल में 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये नियम आता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। क्लियर? माना जाएगा। तो अब आगे हम देखते हैं इसके विषय में, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और भी आगे हम देखेंगे। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। तो दोस्तों सब ये देखिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। क्लियर? तो ये इतना पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम आप लोग कह रहे थे कि मैम छोटा लिखवाइए, आंसर छोटा लिखवाइए, तो यहाँ पर बहुत ही कम चीज़ों को मैंने, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही चीज़ें हम आपके सामने लेकर आते हैं, और साथ ही जो जहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग करनी होती है वहाँ पे डिटेलिंग करने की भी कोशिश करते हैं। तो आगे हम देखें, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और देखिए कि अकबर और पेशवा ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। यानी कि इसके पहले भी अगर बात आए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के पहले किसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, तो अकबर और पेशवा का भी नाम आएगा। क्लियर? आगे हम देखें, बेंटिक ने, यहाँ देख रहे हैं, बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। यानी कि ठगी प्रथा का भी अंत इन्होंने किया। अब आगे हम देखें, 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, जो मेन पॉइंट है वही आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आगे हम देखें, इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और भारतीयों को यूरोपीय विज्ञान एवं तकनीकी आदि की शिक्षा दी जाएगी, ऐसा इसने घोषणा की। भारत में शिक्षा पे 1 लाख रुपए व्यय करने की बात आती है, लेकिन उसमें प्राच्य और पाश्चात्य विवाद होता है, जिसको उस विवाद को कौन निपटाता है? उस विवाद को निपटाता है मैकाले, और उसने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम चुना और उसका ये जो प्रस्ताव था वो पास हो जाता है। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये इस प्रस्ताव को मान लेते हैं और भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बना दिया जाता है। और साथ ही दोस्तों इसमें
लाभ क्या होता है कि भारतीयों को भी अब यूरोपीय विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा दी जाती है। और आगे हम देखें, मानव बलि प्रथा का अंत भी इन्होंने किया और कन्या वध पर प्रतिबंध भी इन्होंने लगाया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हम लोगों ने देखी। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। और दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो बेंटिक का जो मूल्यांकन है, सुधारों का अगर हम मूल्यांकन करें तो बेंटिक ने अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में युद्ध नीति का परित्याग कर भारत में सुधारों की एक श्रृंखला प्रारंभ की, यानी कि कड़ियाँ प्रारंभ की कि किस तरह से जो भी भारत में समाज में जो भी बुराइयां थी, जो भी कुरीतियां थी, उनको किस तरह से समाप्त किया जाए। क्लियर। तो इस सुधारों का उद्देश्य कंपनी के शासन को आर्थिक एवं प्रशासनिक मजबूती देना भी था। दोस्तों चूंकि जब भारत में भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होगा तो कहीं ना कहीं आगे, जब इसमें इतिहास में अगर हम बताएं तो आगे क्या होता है कि धीरे धीरे इनको भारत में ही इनको क्लर्क मिल जाएंगे जो अंग्रेजी देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन वो सोच से, बुद्धि से अंग्रेज की तरह होंगे। तो एक तरह से वो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत में ही लोगों को इस तरह से बनाना चाहते थे जिससे कि उन्हें अपने देश से ना क्लर्क लाके भारत में ही क्लर्क मिल जाए उनके यहाँ कार्य करने के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एक तरह से कंपनी के हित की भी बात यहाँ पे वो सोच रहे थे, साथ ही अपने देश में जो भी सुधार किया वो तो किया ही। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन सब के बावजूद इससे भारतीयों का भी कल्याण हुआ और वे परंपरागत बंधनों से भी मुक्त होकर एक नए वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक रहने लगे। तो ये सारे लाभ थे। और दोस्तों अब हम आज के प्रश्न के विषय में जानते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। आज आपके लिए 2 प्रश्न हैं। बंगाल के शेर के नाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, दोनों क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर दिया करिए, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत, आपकी मेहनत तभी सार्थक है जब आप चीज़ों को सही ढंग से पढ़ें और सही तरीके से पढ़ें। तो दोस्तों इसमें आपके आज के 2 क्वेश्चन होंगे कि बंगाल के शेर के उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है और किस सन में बेंटिक ने सती प्रथा पर कानून बनाकर इसका अंत किया। 2 क्वेश्चन है, बंगाल के शेर के उपनाम से किसको जाना जाता है और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस सन में सती प्रथा पर कानून बनाकर इसका अंत किया। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों हमारे बहुत सारे भाई बहन जब आंसर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना तभी सार्थक होता है जब हम कुछ सही डिसीजन लेकर सही निर्णय पर पहुंचते हैं कि हमने जो भी पढ़ाई की है उसका हम कितना सही कर पा रहे हैं, कि उसका आकलन करना। मेन बात है क्या, आकलन करना कि हम जो चीज़ कर रहे हैं, हम अपने समय को जहाँ लगा रहे हैं, क्या उसका कुछ बेनिफिट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मेरा हमेशा आपसे एक ही निवेदन रहता है कि आप मन से पढ़ाई करिए और जितना भी समय मैं आपके लिए देती हूँ वो सार्थक हो। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।